प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस स्पेशल क्लास में स्वागत है। कल हमने फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन किया था, आज सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पेपर कंपैरेटिवली आसान था फर्स्ट की तुलना में, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट कंपैरेटिवली लेंदी भी था, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी उसका बेटर था। सेकंड में काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे, एवरेज स्टूडेंट भी इसमें ठीक ठाक स्कोर कर सकता था। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से किया जा सकने वाला क्वेश्चन है। ये डेटा, इस तरह का प्रश्न अक्सर आपको लगभग सभी बुक्स के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि ये कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी हैं। हमको कह रखा है कि भाई ये जो एलिमेंट है ना, उनका एटॉमिक नंबर n है, n+1 है, n+2 है, n+3 है, और साथ में कहा हुआ है कि n इज लेस देन 10 है। इसका मतलब यह थर्ड पीरियड के बारे में, और सेकंड पीरियड कहीं ना कहीं मिक्सिंग वहीं चल रही होगी, क्योंकि ये 10 से कम है, n की वैल्यू 10 से कम है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपको इस क्वेश्चन में इसको, यदि आप इस पे ध्यान देते तो आप अपने आप समझ जाते थे कि यहाँ एक्चुअली ये क्या करना चाह रहा है। आप देखिए, इस वैल्यू को देखें, ये वैल्यू आपको क्लियर कट इंडिकेशन देती है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत कम होना और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा होना, ये पहचान होती है किसकी? एल्कली मेटल्स की, यानी क्षार धातुओं की होती है। सो ये कन्फर्म है कि यहाँ n+2 जो है ना, वो एल्कली मेटल हो गया। कितना आसान से आप इसको पहचान सकते हो। देखिए, क्वेश्चन से एग्जाम में जंग थोड़ी ना लड़नी है, हमको तो उसे क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करके आगे बढ़ना है। भाई, अभी हम जब एग्जाम में बैठे हैं तो हमको सबसे कम समय के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। तो फिर यहाँ सीधा कभी कभी ऑप्शन से भी काम हो जाता है। देखिए, जैसे ये ऑप्शन देखने से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये पहचान होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत कम होना और सेकंड का हाईएस्ट होना। ये पहचान है एल्कली मेटल की, यानी कि एल्कली मेटल जो इस रेंज में आ रहा है वो तो सोडियम है। अब जब n+2 11 है तो n का मान 9 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एक आसान प्रश्न है। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मेरे को लगता है कि मेंस लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है ना, ये एक मेंस स्तर का प्रश्न माना जा सकता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक है, बचपन में जो परीक्षण किया करते थे वहां से उठाया हुआ प्रश्न नजर आता है। कंघे को रगड़कर बालू में या फिर कहीं पर किसी सरफेस पर उस पर कागज चिपकाया करते थे हम, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस पे आ जाते हैं कंघे की वजह से, वो अट्रैक्ट करने लग जाते हैं दूसरे सब्सटेंस को। यहाँ पर वही चित्र इन्होंने दिया हुआ है। कुल मिलाकर के बच्चों, यहाँ अपन को पोलर ढूंढना है, बस आपको ध्रुवीय यौगिक ढूंढने हैं, इतना सा काम करना था। पोलर जो कंपाउंड है वो अट्रैक्ट होंगे, नॉन पोलर नहीं होगा। पूछने का तरीका बहुत बढ़िया है इनका, बाकी प्रश्न साधारण है। ठीक है ना, सीधी बात है। अब इनमें से पोलर कौन कौन से होते हैं हमको मालूम है। HF होगा, O2 तो होगा नहीं, H2O भी होगा, है ना, ये तो सब जानते हैं। पोलर नॉन पोलर का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया था, यहाँ पे भी आया है। H2O2 भी होगा, ठीक है बेटा। CCl4 होता नहीं है, सबको पता है। CHCl3 होता है, बेंजीन नहीं होता, और C6H5Cl होता है। यानी कुल मिलाकर के 6 ऐसे कंपाउंड हैं जो इस कॉम्ब की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट ये घटना सबको ध्यान होती है, सबको मालूम होती है। इवन साइंस स्टूडेंट नहीं होगा तो भी ये तो बिल्कुल बेसिक सा फिनोमिना है। ठीक है ना। हाँ, पोलर है कि नहीं है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन एक आधे में हो सकता है, जैसे बाई चांस H2O2 में कभी कंफ्यूजन हो जाए। बेंजीन वैसे शायद ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है बेंजीन का। तो ठीक है, तो 6 आ जाएगा आंसर। यह भी एक सरल सवाल कंसिडर किया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए अगला, इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड KI वीकली बेसिक सॉल्यूशन व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। ये बहुत बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके आंसर की का इंतजार सभी को रहेगा, मुझे भी रहेगा, कारण कि यहां पर ऐसा लगता है कि इन्होंने चालाकी की है आपके साथ। उम्मीद है कि यह प्रश्न इसी तरीके से ये जवाब मिलेगा।
कि जब हम MnO4 माइनस का न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक, या एनसीईआरटी की लाइन है, वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो यहां पर IO3 माइनस बनता है। ध्यान रखें, जब ये एसिडिक मीडियम लेते हैं तब आयोडीन बनता है। लेकिन इन प्रश्न में चालाकी क्या की गई है कि आपको बेसिक सॉल्यूशन भी लिखा है, वीकली बेसिक सॉल्यूशन स्पष्ट रूप से दिया है, और साथ में बोला है कि आयोडीन के कितने मोल बनेंगे। अब उम्मीद है कि वो इस तरीके से ही आपको फंसाना चाह रहा होगा, क्योंकि देखिए बच्चों, आयोडीन तो बनेगी नहीं। अब जब आयोडीन बनेगी नहीं तो फिर मोल कैसे निकालोगे? एक तो ये होगा अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का कि सर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें और आंसर निकाल लें। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वीकली बेसिक मीडियम में आयोडीन नहीं बनता है, और ये बहुत पॉपुलर फैक्ट है, सभी एग्जाम्स में आज तक यह दिखाई दे चुका है। एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन है ये। या IO3 माइनस बनता है। अब जब IO3 माइनस बनता है तो क्वेश्चन का मतलब ही समाप्त हो गया। इसका मतलब आंसर इसके अंदर 6 नहीं बल्कि क्या होगा? 0 होगा। यहां जो आंसर आना चाहिए वो आपका 0 आंसर आना चाहिए। इट शुड बी 0। हमें यहां नहीं लगता कि ये आयोडीन के हिसाब से किया जाना चाहिए, बल्कि इसे IO3 माइनस के हिसाब से किया जाना चाहिए, यानी कि यहां जो आंसर आएगा वह आपका 0 होगा। ठीक है, इट शुड बी 0। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि क्यों 0 है। अदरवाइज मैं इसको बैलेंस करके आयोडीन के मोल तो निकाल लूंगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आयोडीन बनता ही नहीं है इस रिएक्शन में भाई। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अधिक फंसाने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी होने के बाद भी यह नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके कारण आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा चालाकी की गई है, और ऐसा IIT JEE हमेशा करता रहता है। इस बार के पेपर में मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा चालाकी IIT वालों ने दिखाई है। ठीक है, चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। देखिए, बहुत बड़ी कहानी लिखी हुई है, इसका सार मैं बता देता हूं आपको। सीधी सीधी बात ये कही गई है कि क्रोमेट लिया जाए, इसका ट्रीटमेंट H2O2 से कराया जाए, एसिडिक मीडियम में कराया जाए। सो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसके बारे में बात की गई है। ध्यान रखना कि क्रोमेट या फिर डाइक्रोमेट जब हम लेते हैं तो H2O2 के साथ एसिडिक मीडियम में वो क्रोमियम पर ऑक्साइड बनाता है। यह पॉपुलर कंपाउंड है, काफी ज्यादा इसके बारे में प्रश्न आते रहते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। आपको ध्यान होगा, बटरफ्लाई, तितली जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। अक्सर इसका ऑक्सीडेशन पूछा जाता था। इस बार थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया और पूछा कि कितने ऑक्सीजन जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड हैं। निश्चित तौर पर आंसर 4 होगा, क्योंकि एक इसमें डबल बॉन्डेड है। सो फिर इसमें दूसरी बाकी क्या लिखा हुआ है भाई? इसमें एमाइल अल्कोहल यूज किया हुआ है। देखिए बेटा, क्या होता है कि ये जो CrO5 है, ब्लू कलर का होता है, ये पानी में स्टेबल नहीं होता है ना, ये पानी में स्टेबल नहीं होता। यदि मैं ये वाटर लेता ना तो ये डिकम्पोज होकर Cr3+ में बदल जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। सो इसीलिए इसमें इस तरह का एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे ईथर भी लिखा आ सकता था यहाँ पर, अक्सर ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। एमाइल अल्कोहल लिया है, अक्सर ईथर का यूज किया जाता है, उसमें ये टिकता है, स्टेबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये स्टेबल होता है। सो इसीलिए एमाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है। रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, सारी हिंट दी गई थी, ब्लू कलर की है, H2O2 है। अक्सर इस रिएक्शन को हम डाइक्रोमेट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहां इन्होंने क्रोमेट के साथ दे दी है। यह भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको आसान नहीं माना जा सकता, बट स्टिल ठीक है, मॉडरेट लेवल आप इसको कंसीडर कर सकते हो। यदि एक बार ये पता चल जाए कि CrO5 बनता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। सारे फैक्ट जो रिलेटेड थे वो मैंने आपको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पहले 4 या 5 साल पहले भी इस तरह का एक प्रश्न पूछा था, और वो इससे अधिक कठोर रूप में उन्होंने पूछा था, डिफिकल्ट रूप में पूछा था। ये थोड़ा फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 अमीनो एसिड दे दिया है। इससे पहले जब IIT के अंदर आया था तो वहां 4 से 5 अमीनो एसिड दे रखे थे, और इसी तरह का क्वेश्चन था। अब आपको मालूम होगा, अमीनो एसिड में ज्यूटर आयन का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट होता है। अलग अलग pH पर ये ग्रुप अलग अलग बिहेवियर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले pH में जब 2 लूंगा ना बेटा, तो निश्चित तौर पर ये एसिडिक होगा। तो एसिडिक होगा तो क्या क्या होगा इसके अंदर, आप बता सकते हैं? कुछ नहीं है, NH2 ग्रुप जो है वो NH3+ के फॉर्म में रहेंगे। CH3COOH तो एसिडिक मीडियम में कुछ होगा नहीं, इसको भी कुछ नहीं होगा, केवल NH2 ये दोनों ग्रुप NH3+ के फॉर्म में रहेंगे। तो यहां पर जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड बोला है, तो वो 2 आ जाएगा। यानी कि पूछा यह है कि pH 2 पर, 6 पर और 11 पर। क्वेश्चन ये है कि pH 2 पर, 6 पर और 11 पर
जो चार्ज आता है उनको जोड़ दीजिए, उनके अमाउंट को, मतलब प्लस माइनस मत लीजिए, ऐड कीजिए और बताइए कितना चार्ज आता है। तो pH2 तो एसिडिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर Z1 की जो वैल्यू आ रही है बेटा, Z1 की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। दूसरा ऑप्शन मैं ले रहा हूं pH 6, ये इसका ज्विटर आयन की कंडीशन लगती है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लगता है, यानी इस पर ये H ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये H ये एक्सेप्ट कर लेगा, ज्विटर आयन नेट चार्ज नहीं रहेगा, इसीलिए इस पर नेट चार्ज 0 माना जाएगा। नेट चार्ज इस पर 0 होगा। यहां सभी NH2 NH3 प्लस के फॉर्म में रहेंगे, है ना, 2 NH2 है ना बेटा इसके अंदर, और सभी COOH COO माइनस के फॉर्म में रहेंगे। ठीक, फिर तीसरा बोल रखा है pH = 11, ये जो है वो बेसिक है, नो डाउट ये बेसिक है। बेसिक कंडीशन में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो एसिडिक ग्रुप है वह अपना हाइड्रोजन खो देंगे, तो एक हाइड्रोजन तो ये वाला रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव होगा, है ना, क्योंकि यह फिनोलिक ग्रुप है, यह भी एसिडिक नेचर, pH 11 पर तो यह भी अपना हाइड्रोजन खोएगा ही। सो इसका मतलब यहाँ COO माइनस रहेगा, COO माइनस रहेगा और एक O माइनस रहेगा, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ Z3 की वैल्यू 3 आ रही है। सो कुल मिलाकर के जो चार्ज आ रहा है वो ये 3 + 0 + 2 आ रहा है, इसका मतलब 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कंसीडर किया जा सकता है, इसको इजी नहीं बोल सकते, इवन इट इज नॉट मॉडरेट ऑल्सो। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सो यहां पर जो फाइनल चार्ज है वो इस पर 5 आ जाएगा। सम करने का बोला है, चार्ज को सम करने का बोला है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट, ये इसके ऑप्टिकल एक्टिव होने को बताता है, समझते हो। प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल को घुमा सकने वाला कंपाउंड प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है, ठीक है। पिंक कलर विद द न्यूट्रल FeCl3, आपको मालूम होगा दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फिनॉल। यह फिनॉलिक जो ग्रुप होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मानी जाती है, शायद आपको इस बारे में आइडिया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए एक बात तो कंफर्म हो जाती है, इस वाले हिंट से यह प्रश्न आसान बना दिया गया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा टफ साइड हो सकता था कि यह फिनोलिक ग्रुप रखता है, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, यहां 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो चुके हैं, इसमें 6 कार्बन हो चुके हैं। हाइड्रोजन भी इसमें 6 हो चुके हैं, कैसे 5 और 1 ये हो गया, और 1 ऑक्सीजन हो चुका है। अब 2 तो कार्बन बचे हुए बेटा, 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और इसमें 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव और है। यहां तो फिलहाल कोई ऑप्टिकली एक्टिविटी है नहीं, ये जो मैं कार्बन इससे जोड़ने वाला हूं उसमें मेरे को ऑप्टिकली एक्टिविटी लानी है, ये शर्त है। एक ग्रुप तो ये हो गया, ठीक है। एक OH जोड़कर देखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बाकी है अभी जोड़ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेष बचता है 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। देखिए यदि मैं इस ग्रुप को जोड़ता हूं तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए, चेक करें एक बार। 6 और 3 9 और 2 11 हो गए। हमको 10 हाइड्रोजन की ही जरूरत है, 10 ही हाइड्रोजन की हमको आवश्यकता है। सो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ इस ग्रुप को जोड़ते एक हाइड्रोजन इसमें से कम हो जाएगा, सो ये 10 हाइड्रोजन ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 10 हाइड्रोजन हो रहे हैं। साथ में ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये रहा कैराइल कार्बन, देखिए कैराइल कार्बन, क्या इसका फॉर्मूला पूरा हो रहा है, देख लो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 2 कार्बन, 6 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने बेटा, 4 तो यहां बचे क्योंकि 2 तो सब्स्टिट्यूटेड हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, हाइड्रोजन 10 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ये इसका एक पॉसिबल फॉर्म है। आपको मालूम है ना इसमें D और L दोनों बनेंगे, डेक्स्ट्रो लीवो दोनों फॉर्म बनेंगे। सो 2 रूप तो यहां हो जाएंगे, 2 रूप तो ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद अब तो कॉमन सेंस है कि ये ऑर्थो पर ही हो, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। ये मेटा पे भी हो सकता है, यह मेटा पर भी हो सकता है, यह मेटा पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी इसके D और L रूप होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसके D और L रूप होंगे, यहाँ पर भी इसके D और L रूप होंगे, है ना। पैरा पे भी हो सकता है ना बेटा। सो यहाँ कुल मिलाकर के 2 + 2 + 2 टोटल फॉर्म पूछे गए हैं वो 6 हो जाएंगे। यह भी एक मॉडरेट क्वेश्चन माना जा सकता है बिल्कुल। हालांकि पिंक कलर से थोड़ा हिंट तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें ऑप्टिकल का भी इस्तेमाल किया गया है। कई कॉन्सेप्ट मिक्स हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में मालूम होना चाहिए, FeCl3 के टेस्ट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। यही हिंट है इसका सबसे बड़ा। हालांकि ये सबसे कॉमन टेस्ट है फिनॉल का, है ना।
क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ तक। जो भी बात हमने की है, देख लीजिए इसको, जो भी हमने बताया है, उम्मीद है वो बात आप समझ गए होंगे कि ये फिनॉल क्यों है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये फिनॉल क्यों है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, पर मॉडरेट जरूर था। देखिए नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे 4 3 2 प्लस माइनस, किसी को भी निराश नहीं किया, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए, ये वही मैं कल से कह रहा हूं, पूछने का तरीका थोड़ा विचित्र है, प्रश्न आसान है, हमेशा ये इनकी स्थिति रही है। अब ये कह रहे हैं साहब कि यदि मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो यदि ऊपर की ओर उठता है, यानी ये पदार्थ रिपेल कर रहा होगा तो ऊपर उठ जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है तो आकर्षित कर रहा होगा। बढ़िया चित्र दे करके थोड़ा सा घबराहट उत्पन्न की जाती है बच्चों में, बाकी ये कॉन्सेप्ट सरल है बिल्कुल, है ना। बहुत मजेदार प्रश्न है। पहला क्या सही है कि x यदि H2O हो तो डिफ्लेक्शन इज अपवर्ड होगा, H2O होगा तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा। ये करेक्ट है क्योंकि H2O डायमैग्नेटिक होता है। X K फॉर एफिशिएंसी, फिर ये डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है। यदि ध्यान रखना डायमैग्नेटिक हुआ तो अपवर्ड जाएगा, और यदि पैरामैग्नेटिक हुआ, पैरा समझते हो अनुचुंबकीय, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की और दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, जानते होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड होते हैं, ना, प्रतिकर्षित होते हैं, जानते होंगे निश्चित तौर पर। फिर बोल रहा है कि O2 तो डिफ्लेक्शन ऑफ पेन इज डाउनवर्ड, यस ये भी करेक्ट है क्योंकि O2 जो है बेटा वो पैरामैग्नेटिक है। लॉजिक मैंने यहां बता दिया, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, ये एमओ थ्योरी से हमें ज्ञात होता है। यदि ये बेंजीन है तो डाउनवर्ड होगा, नहीं होगा, ये गलत है। डाउनवर्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन बेटा डायमैग्नेटिक है, बेंजीन NaCl H2O डायमैग्नेट। सॉलिड स्टेट में NCERT के अंदर यही उदाहरण दे रखे हैं, आप गौर से देखिएगा, आपको H2O बेंजीन NaCl उदाहरण मिल जाएंगे वहां, ठीक। तो ये भी बच्चे बहुत आसानी से कर सकते थे, वह प्रश्न माना जाएगा। ये एक इजी क्वेश्चन था, यह भी सरल ही है। इसमें सिर्फ एक इस थर्ड वाले ऑप्शन में आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। सब दुनिया को मालूम होता है कि 3 डिग्री है तो SN1 होगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें डाउट हो सकता है कि 3 डिग्री होगा तो कोई SN1 रिएक्शन होगी। अब SN1 रिएक्शन होगी यानी फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको मालूम है ना कि T½ जो है बेटा वो कांस्टेंट होता है ना, ये पहचान है T½ की। और इसके लिए जो रेट होती है वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। रेट जो है वो कंसंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, कोई जीरो ऑर्डर तो है नहीं जो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। सबसे पहली बात, ये ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट प्लॉट पूछा था, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि रेट कांस्टेंट नहीं आएगी इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, ये जीरो ऑर्डर की पहचान होती है। थर्ड वाले को हम चेक करेंगे, Q/P0। Q/P0 का मतलब प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट का अमाउंट अपॉन रिएक्टेंट, बढ़ेगा वहां तक तो ठीक है, लेकिन प्लॉट की नेचर कुछ इस तरह से आनी चाहिए थी क्योंकि ये थोड़े टाइम के बाद सैचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी, इसीलिए ये इंक्रीज वाला तो मामला सही है लेकिन प्लॉट की नेचर सही नहीं लग रही है। रही बात फोर्थ की, तो आपको याद होगा ये तो बहुत बेसिक प्लॉट है, फिर से एनसीईआरटी के अंदर गिवन प्लॉट है ये। कैसे आपको याद है, KT इज इक्वल्स टू होता है बेटा ln R0/R करते हैं अपन। यदि आपको ध्यान हो तो इस प्लॉट में हम ln R0/R वर्सेस KT, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये प्लॉट एनसीईआरटी से फिर से उठाया गया है। हालांकि एनसीईआरटी क्या है, ये तो दुनिया की हर काइनेटिक्स की बुक में मिलेगा आपको, ये T है, ठीक है। अब इसको ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहां इन्होंने R0/R नहीं दिया है बच्चों, ये R0/R नहीं है बल्कि P/P0 कर दिया है। P/P0 तो फिर नेगेटिव आएगा, ये थोड़ा सा फंसने वाला ऑप्शन जरूर मान सकते हो। एग्जाम में कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट में हम गलती कर देते हैं, तो ये P/P0 के साथ नहीं बल्कि P0/P होता ना बेटा, तो ये फिर हम करेक्ट मान लेते। सो यहां फिलहाल केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। यहां थोड़ा सा फंसने के चांसेस थर्ड वाले में भी हैं, फोर्थ वाले में भी हैं, तो इसीलिए ये बिल्कुल इजी तो नहीं है, ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा यहां थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में आप फंस सकते हो। फर्स्ट और सेकंड में किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। चलो, जो भी संबंधित बातें हैं वो आपको बता दी गई हैं, आगे बढ़ते हैं। ये फिर से एनसीईआरटी की लाइन से सारी की सारी मेटलर्जी का क्वेश्चन एज इट इज उठाया हुआ है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है, बहुत पॉपुलर है, अक्सर मेटलर्जी के अंदर सर्वाधिक प्रश्न इस हॉल हेरोल्ड से पूछे जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि क्रायोलाइट और ध्यान है फ्लोरोस्पार उसमें क्यों मिलाया जाता है। हालांकि हाँ, इसमें भी ये इसमें ऑप्शन दे रखा था, ये Na3LF6 ये क्रायोलाइट है,
पहला ऑप्शन बोलता है कि CO2 को बबल कराते हैं सोडियम एल्यूमिनेट में, हाइड्रेटेड इज प्रेसिपिटेटेड, यस ये भी करेक्ट है। एडिशन ऑफ Na3L लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट है। CO2 एनोड पे बनती है, यदि आपको ध्यान हो तो एनोड जो है वो कार्बन का लेते हैं, वहां ऑक्साइड आयन जाया करता है, इससे CO और CO2 का निर्माण होता है और इसी वजह से बोला जाता है, बेसिकली ग्रेफाइट का होता है, इसी वजह से बोला जाता है कि इस एनोड को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। और कई बार प्रश्न इससे न्यूमेरिकली भी पूछ लिया जाता है कि भैया इतना एल्यूमिनियम बनाना है तो कितना कार्बन खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कैथोड इज ए स्टील वेसल विथ अलाइनिंग ऑफ कार्बन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कई बार वो फंसा भी देता है, क्योंकि कई बार वो ऐसे कह देता है, कई बार वो इस तरह से कह देता है कि क्या इसमें एनोड और कैथोड दोनों में कार्बन शामिल होता है, तो ये स्टेटमेंट सही माना जाता है। जो बच्चे केवल इतना जानते हैं कि वो स्टील का बना हुआ है, वो इस स्टेटमेंट को सही नहीं करते, क्योंकि स्टील का वेसल है और उस पर लाइनिंग कार्बन की होती है। एनोड तो ग्रेफाइट का बना ही है, कैथोड में भी रोल है किसका, कैथोड में भी रोल है किसका, कार्बन का। स्टील का वेसल है, उस पर कार्बन की लाइनिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SnCl2 is a reducing agent, it is a very popular factor। SN2+ बदलना चाहता है SN4+ में, ये बहुत वेल नोन फैक्ट है, जबकि Pb4+ बदलना चाहता है Pb2+ में। यहाँ इसको हमेशा इनर्ट पेयर इफेक्ट के फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है, चाहे P ब्लॉक में पढ़ लीजिए इसे, चाहे आप इसको पीरियडिक में पढ़ते हैं। सो Sn इज नो डाउट इट इज बेसिकली अ रिड्यूसिंग एजेंट, सेकेंड भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये SnO2 जो है बेसिकली वो एम्फोटेरिक है, इसीलिए ये KOH से भी और एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है। और सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 and HCl कंटेन PbNCl, ये भी आपको ध्यान होगा शायद, ये आपको कहाँ बताया जाता है, ये आपका सॉल्ट एनालिसिस वाले में आता है कि ये PbCl4 - में बदलता है। तो दिख रहा है, ये बात क्लियरली यहाँ दिखाई देती है कि इस ऑप्शन को तो हम करेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। Pb3O4 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए Pb3O4 फर्स्ट पेपर में भी आया था, बिल्कुल फेवरेट हो गया, एकदम सिंदूर को पसंद कर लिया IIT वालों ने। Pb3O4 जो है वो सेकंड वाले में भी आया है। देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूं, रेड लेड बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली एक मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाता है, मिक्स्ड ऑक्साइड। इसको हम हमेशा एग्जांपल में बताया करते हैं Fe3O4 के साथ Pb3O4, है ना। PbO.PbO2 ये इसका बेसिकली कंपोजिशन होता है, एक तो ये PbO है और एक PbO2 है। इसको जब आप HNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये जो PbO वाला हिस्सा है ना, वो आपका डिसॉल्व होता है और PbO2 एज इट इज बना हुआ रहता है। तो यहां आप देख रहे हैं PbO2 ही बना हुआ है, Pb+2 से +2 ही बना हुआ है। सो इट इज नॉट अ रेडॉक्स प्रोसेस, इट्स अ नॉन रेडॉक्स प्रोसेस। ये काफी पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती है, ये नॉन रेडॉक्स प्रोसेस है। इसका मतलब यहां ना तो थर्ड सही है ना तो फोर्थ सही है। इसमें थोड़ा बहुत डाउट आपको शायद सेकंड ऑप्शन में हो सकता था, बाकी सब क्लियर कट ऑप्शन है। ये वाला सॉल्ट एनालिसिस में बताया ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन था, सार इफेक्ट बोलते हैं इसको, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इनमें हमको बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगाना है। बच्चे शायद इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि यहां पर SIR इफेक्ट लगता है, सर इफेक्ट बोलते हैं जिसको, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ना ये वाले, तो वह रिंग के साथ रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में नहीं रह पाते। इस ग्रुप और इन ग्रुप के बीच के रिपल्शन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है और ये जो लॉन पेयर है ना वो जा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इसकी बेसिक नेचर बढ़िया हो जाती है। इधर ऑर्थो इफेक्ट भी इसको हम कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये सबसे टॉप पर होना चाहिए। यहाँ जो ऑर्डर है वो सबसे टॉप पर फर्स्ट सेकंड नहीं होना चाहिए बल्कि फोर्थ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद सेकंड वाला होना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि उसमें 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए है ना, जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा और लास्ट में थर्ड आएगा। थर्ड के अंदर आप देख रहे हैं NO2 जैसे ग्रुप जुड़े हैं, दैट इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये तो इसको खत्म ही कर देंगे पूरी तरह से, यानी 4 to 1/3 इज द करेक्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट वाला सही नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ PQB डिफरेंट बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन दैट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। इन दोनों में जो PKB का डिफरेंस है वो इन दोनों से ज्यादा नहीं हो सकता, ये इससे कहीं अधिक बेसिक है।
एक आइडिया लगभग दूं तो 40,000 टाइम्स ज़्यादा मान सकते हो लगभग, यानी ये इससे बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, यानी पीकेबी का डिफरेंस यहां ज़्यादा आएगा उन दोनों के कंपेयर में। इस ऑप्शन को भी करेक्ट नहीं माना जा सकता। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड देन फोर, थर्ड में रेजोनेंस इफेक्ट फोर से ज़्यादा है। यस, इसमें तो रेजोनेंस हमने बोला ही कि ये इन दोनों के बीच का रेजोनेंस तो खत्म ही हो जाता है, इसका मतलब ये करेक्ट है। एंड स्टेरिक इफेक्ट मैक्स कंपेयर फोर, ये भी बिल्कुल सही बात है, सही भी है, पॉपुलर भी है। SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट हर कोई करवाता है, ठीक है ना, कोई नई बात नहीं है। आप कहीं भी IIT की तैयारी करोगे तो आपको SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट 100% पढ़ने को मिलेगा। SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जानते ही होंगे उम्मीद है ना। तो बहुत ही कॉमन से इफेक्ट हैं दोनों ही, दोनों एग्जाम के हिसाब से हमेशा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो इन दोनों इफेक्ट को जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिकली रिएक्शन बेस्ड था। इसमें देखिए, इस तरह की किसी भी रिएक्शन को करने का सीधा तरीका है, आप ऑप्शंस देखो, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में ऐसी कोई भी रिएक्शन आने पर बहुत सरल सा तरीका बता रहा हूं कि ऑप्शन पर जाना ही पड़ेगा। आप ऑप्शन से करेंगे, फटाफट होगा, टाइम सेविंग रहेगा। आप देखिए, जैसे सेकंड और थर्ड में 2 P दे रखे हैं, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में एक आंसर तो होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। 2 P दे रखे हैं तो दोनों ही गायब हो, इतना कठोरता नहीं देखी जाती है कभी भी पेपर के अंदर। सो इसमें और इसमें से कोई एक ऑप्शन है, ये कंफर्म है, इसको क्रॉस चेक कर लिया ना आपने कि ये है या ये है, ये पूरा आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा इजी वे में, ठीक है ना। आइदर इट इज फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट हो सकता है, थर्ड हो सकता है। सो जैसे मैं इससे स्टार्ट करता हूं, P जो है यदि ये हो तो क्या क्या रिएक्शन हमको ऑब्जर्व होगी, यदि मैं उसकी बात करूं तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये मैंने मान लिया, जैसा मैंने कहा बच्चों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जो है ना वो ऑप्शंस देखो, वही बेहतर रहता है। अब देखो X रिएजेंट दे रखा है या PDC क्विनोलिन, इसको डालकर एक बार देखते हैं, ये क्रॉस चेक हो जाएगा। कारण इसका मैंने क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो हम क्रॉस चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ये आपको मालूम है लिमिटेड, इसका लिमिटेड रिडक्शन करता है। मान लेता हूं एक बार को मैंने ये ऐड कर दिया है यहां पर, है ना, मान लेते हैं हम लोग कि हमने इसको ऐड किया। जैसा मैंने कहा ऑप्शन देख करके ही इस प्रश्न को किया जाना चाहिए, ये बन गया। अब इसको KMnO4, आप जानते हैं ना KMnO4 ओजोनोलाइसिस वाली रिएक्शंस की तरह बिहेव करता है, उम्मीद है आपने इस चीज को पढ़ा होगा। यहां से जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां ब्रेक करके आप क्या बना देते हैं, COOH ग्रुप जोड़ देते हैं। जहां डबल बॉन्ड दिखता है वहां COOH जोड़कर इसको ब्रेक कर देते हैं रिंग को। यदि हम ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा यहां पर एक तो इधर फ्री हो जाएगा COOH, इसी तरीके से ये यहां जा रहा है, यहां आ रहा है और इधर फ्री हो जाएगा आपका कौन, COOH। इसी तरह से ये है यहां पर, है ना, ये बॉन्ड भी आप ब्रेक कीजिएगा, ये बॉन्ड भी आप ब्रेक करेंगे तो यहां पर भी कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे, COOH ग्रुप जोड़ देंगे। उम्मीद है आपने KMnO4 वाली रिएक्शंस को कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, KMnO4 वाली रिएक्शंस को आपने कभी ना कभी जाना होगा। उम्मीद है इस तरह की रिएक्शंस, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं पहले ही मुझे बताओ। लेट्स इट इज Q, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। क्या यहां पर ऐसा कारेल कार्बन आपको देखने में मिल रहा है, हमें लगता है कि ये कारेल कार्बन होगा, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि यहां CH2COOH है और ये सिंपल CH2COOH है और इधर CH2CH2CH2COOH है, यानी इट इज बेसिकली एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यदि इसी रिएक्शन को मैं फर्स्ट वाला मानते हुए करता हूं तब क्या होगा परिणाम, मान लेते हैं सर ये तो आपने ठीक है C में फिट बैठ गया, लेकिन यदि हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो क्या होता हमारा। तो देखिए, मान लेते हैं आपने ये लिया है, जैसा मैंने कहा है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस देखकर बात करना चाह रहे हैं। अब इसमें मैं PDC कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि सीधी बात है कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर यदि मैं इसका रिडक्शन कराता हूं तो ये बनता है, और उसमें KMnO4 यदि मैं लेता सो ये फिर से इसको ब्रेक करता, यहां पर COOH बन जाता, इधर यहां पर इसको ब्रेक करके मैं बनाता कौन,
यहाँ पर ब्रेक करके कौन बनाता, COOH। इसी तरह से यहाँ, यहाँ और यहाँ पर भी ब्रेक करके हम क्या बनाते, COOH। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप सेम हो जा रहे हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा है। इट इज एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे, CH2CH2COOH, 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 सेम ही ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो एक बात तो इसमें कंफर्म हो गई कि यदि मैं इसे P लेता हूं तो मुझे इस लाइन पे जो मैं जा रहा हूं इससे कोई विशेष फायदा होगा नहीं, इस लाइन पर जो जा रहे हैं वो पूरा हो गया है। यानी एक बात तो कंफर्म है कि P ये है और X ये है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि R और बनाने को कह रहा है तो R ये तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड के साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ इस पोजीशन पे ही ग्रुप आगे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए, जबकि यहां पर मतलब कुल मिला के इस वाले से ये बनता है। होगा क्या R में, देखो मैं बताता हूं रिएक्शन क्या होगी भाई। दूसरी तरफ चलें, ये है ना, अब हमने यहां जोड़ा इसको, ये जोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। अब आपको मालूम है ना कि टर्मिनल एल्काइन की पहचान है, NaNH2 डालने पर ये अपना हाइड्रोजन लूज करता है ना। ये भी बहुत पॉपुलर फैक्ट माना जाता है भाई कि ये हाइड्रोजन अपना लूज कर देता है। टर्मिनल एल्काइन की पहचान होती है, टर्मिनल एल्काइन की पहचान होती है भाई, है ना। टर्मिनल एल्काइन को डिफ्रेंशिएट करने में ये रिएक्शन काम आ जाती हैं। अब यहां पर बोल रहा है आगे कि C6H5COCH3 से इसकी C6H5COCH3 से इसकी रिएक्शन कराई जाए, C6H5COCH3। तो निश्चित तौर पर यह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जो जाकर इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, जो इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहां पर ये ग्रुप मैं देखो बना रहा हूं, ये ग्रुप है। उसके बाद ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये जो कार्बन है यहां पर वो जाकर जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से। सो O पर नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका PH ग्रुप जुड़ा है और ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। फिर आगे इसमें हाइड्रोलाइसिस करा करके और डिहाइड्रेशन करा रखा है, आई थिंक, मतलब इसको अल्कोहल में बदल करके और फिर हीट कर रखा है, यानी कि एल्किन बन जाएगा फाइनली। लेकिन आप देख पा रहे हैं जो भी आगे प्रोडक्ट बनेगा उसकी पोजीशन यहां होनी चाहिए, जबकि ये इस वाले ऑप्शन में ये यहां होना चाहिए, इधर नहीं। यानी कंफर्म है कि आपका जो P है वो यदि थर्ड है तो R ये नहीं बनेगा, बल्कि ये कंपाउंड, यदि ये वाला ग्रुप बेटा इस जगह आप जोड़ लो ना तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा के पूरा ग्रुप आप इस जगह जोड़ लीजिएगा तो यह करेक्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन से ये साफ पता चल रहा है, इन रिएक्शन से ये आइडिया आपको लग सकता है। मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो ये बात कंफर्म है कि यहां जो आपका P है वो थर्ड है और R ये नहीं बनेगा, बल्कि मैंने बता दिया R आपको बनाना है तो इस ग्रुप को इधर जोड़ दीजिए, R बन जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड सेक्शन आ गया था। फिर ये वही न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है जिसमें सर्वाधिक समस्या हमें लगता है कि जो स्तर सबसे बेहतर रहा वो इन्हीं प्रश्नों का रहा है। फिर से ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ये एक आसान सवाल है, ठीक है। ये एक इजी क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। ये हमने आपको क्रैश कोर्स में भी करवाया था, यदि कोई बच्चा जुड़ा हो तो उसको ध्यान होगा। यहां आप देख रहे हैं कि 6 ml मिलाने पर इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो मानते हो कि 3 ml पर हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा, 3 ml पर हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। और जब हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा बेटा तो ये और ये बराबर अमाउंट में होंगे, HA बराबर A माइनस होगा, ये एक बफर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा ना बफर बेटा। ये वीक एसिड है, वीक बेस है, सॉरी, टाइट्रेटेड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब तो ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो वीक बेस है ना। वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ HA एडेड, HA तो आप ऐड कर रहे हो, B बचा हुआ है। अब आप कह रहे हो कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन, इसका न्यूट्रलाइजेशन ये ऐड करके करवा रहा हूं, तो एट 3 ml क्या कंडीशन होगी, B इज हाफ न्यूट्रलाइज्ड। जब B हाफ न्यूट्रलाइज्ड होगा
तो ऐसी स्थिति में B की जो कंसंट्रेशन है वो BH+ के बराबर हो जाएगी और ये एक बेसिक बफर का एग्जांपल हो जाएगा। याद करो, बेसिक बफर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हेंडरसन इक्वेशन, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग क्या होता है, सॉल्ट अपॉन बेस या कॉन्जुगेटेड एसिड अपॉन बेस। ध्यान है। अब आप कह रहे हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड बराबर बेस हो गया है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन होने पर B बराबर क्या हो जाएगा, BH+ हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर POH इज इक्वल्स टू PKB हो जाएगा, है ना। POH इज इक्वल्स टू PKB हो जाएगा। और यहां पर हमको वेरिएशन दे रखा है, पूछा यह है कि PKB क्या होगा, व्हाट इज द PKB। PKB पहले तो pH देख लीजिए, ये रहा pH 11 pH है। इसका सीधा मतलब है कि pH 11 है तो आप समझ सकते हो कि pH कितना होगा, pH 11 है तो POH 3 होगा ना। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3, यानी ऑप्शन आपका 3 होगा। सिंपल है ये क्वेश्चन, हमने एज इट इज आप देखिएगा क्रैश में करवाया था और उस समय भी बोला था कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। हालांकि हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया था, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिक्विड A एंड B, ये भी एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट राउल्स लॉ का क्वेश्चन है ये, है ना। सीधे सीधे राउल्स लॉ का प्रश्न है। क्या कहा गया है इसमें, A और B दोनों मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं। टू सच सॉल्यूशन विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ A। देखो A का मोल फ्रैक्शन एक बार 0.25 है तो उस कंडीशन में B का मोल फ्रैक्शन 0.75 होगा। दूसरे केस में A का मोल फ्रैक्शन यदि 0.5 है तो B का मोल फ्रैक्शन भी 0.5 होगा। इक्वेशन बना दीजिए, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 एंड 0.4। बहुत सिंपल सी बात है, PT1 मैंने एक बार को फॉर्मूला लगा दिया, इक्वेशन आएगी P0A इंटू 0.25 प्लस P0B इंटू 0.75। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी बेटा, और ये प्रेशर आपको 0.3 दे रखा है। डायरेक्ट राउल्ट लॉ है ये, मेरे ख्याल से इस पेपर का वन ऑफ द इजीएस्ट या सेकंड नंबर पर मैं डाल सकता हूं, सेकंड इजीएस्ट बोल सकते हैं। इससे पहले वो एक अट्रैक्शन वाला या कंगे वाले को आसान मान सकते थे अपन। ये PT2 है, ये आपका 0.4 हो जाएगा, और इस समय ये P0A इंटू 0.5 प्लस P0B इंटू 0.5। अब जेई वालों को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि दो इक्वेशन बन जाने पर उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई है, इनसे आप चाहे जो निकाल लीजिए, जो भी कुछ अननोन है वो आसानी से यहाँ फाइंड आउट हम कर सकते हैं, इजी वे में आ जाएगा, कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं थी। ये फिगर जो है केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर बनवाया जाता है कि भाई ये दो हाइड्रोजन के एटम में पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान होगा, ये जो है वो बॉन्ड एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो है वो बॉन्ड लेंथ हुआ करती है, यदि आपको याद हो। ठीक है, अब इसमें बोला है कि यहाँ जो H2 मॉलिक्यूल बन गया ना, तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल ये इस तरीके से आगे होंगे पास में, तो उस कंडीशन में आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ठीक है, सो निश्चित तौर पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान था ये प्रश्न तो, क्योंकि इसका बैकग्राउंड आपको कुछ हद तक कहाँ मिल जाएगा, फिजिक्स में मिल जाता है। K Q1 Q2 R फॉर्मूला लगा करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते थे। इसको इंटू 2 करना था क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम के लिए, फिर इसको इंटू Na करना था क्योंकि पर मोल निकाला गया है। अब K क्या होता है वो सबको मालूम है। R क्या लेंगे, हाइड्रोजन की जो रेडियस है आपको मालूम है, फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, उसका यूज कर लेंगे। एंगस्ट्रॉम में तो रख नहीं पाएंगे, मीटर में रखेंगे, क्योंकि आप K क्या रखोगे, 9 × 10⁹ रखोगे ना। सो यहां से आसानी से निकाला जा सकता है। ध्यान होगा, उम्मीद है, ऐसा प्रश्न अक्सर बताया जाता है जब केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत होती है, तो उस समय बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, चलो कंसिडर द सीक्वेंस फ्रॉम P to Q, द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज 75%। व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ Q ऑब्टेन्ड फ्रॉम 9.3 ml ऑफ P। सीधी बात है, सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या हो रही है। नहीं, रिएक्शन पॉपुलर है,
ये आपको ध्यान होगा कि इसका डाइएजोटाइजेशन करवा रहे हैं पहले तो, ये तो पॉपुलर रिएक्शन है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, मालूम है ये सभी को नहीं, और एनसीईआरटी में दे रखी है रिएक्शन भाई। फिर इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं, ये भी एक पॉपुलर ही रिएक्शन है, एक ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा इसमें, है ना, ऑर्थो पोजीशन पहला तो भरी हुई है। सो ऐसी कंडीशन में ये क्या बनाएगा बेटा, इसके बारे में बात हो रही है, कुल मिला के जो बात हो रही है सारी की सारी वो इसके बारे में बात हो रही है। O माइनस हो जाएगा, एनएच डाला हुआ है इसमें, OH माइनस की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना, और ये आपका जुड़ गया N2C6H5, ठीक है ना, ये पीएच, ये प्रोडक्ट बनाओ। सारी बातें आपसे इसी के बारे में, फिर हाइड्रोलाइसिस भी करा दे रहे हैं, CH3COOH भी ऐड कर दे रहे हो तो ये फाइनली OH में बदल जाएगा, यानी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये बताया जा सकता है। देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट होगा डाइएजोटाइजेशन के बाद में वो हम ये बता सकते हैं, ये C6H5 हो गया और ये आपका OH हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब बोल रहा है कि यहां से यहां बनाइए, कितना अमाउंट पूछा है, कितना अमाउंट बनेगा कितना नहीं बनेगा, ये कैलकुलेशन करने के लिए कहा हुआ है। सबसे पहले हमको इनके मोलर मास पता करने पड़ेंगे। तो बेटा 78 होता है किसका, 78 होता है बेंजीन का, एक हाइड्रोजन हटाया 77 रह गया होगा, फिर NH2 16 यानी 93 ये आ जाएगा। इसी तरह से इसका मोलर मास पता करते हैं, ये 248 आएगा। अब तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो ये आसान क्वेश्चन माना जा सकता है, क्यों, मुझे इसके मोल पता चल गए ना। आप बोलेंगे सर यहाँ तो इसका तो 9.3 ml दे रखा है, कोई बात नहीं, डेंसिटी भी तो 1 दे रखी है ना, सो यही मास हो गया। सीधे सीधे इसके 9.3 डिवाइड बाई 93.1 मोल हो गए, इसका 0.1 मोल हो गया, और 0.1 मोल से सामने जो बन रहा है वह भी 0.1 मोल ही बनेगा, जो क्यू बना वो भी 0.1 मोल बनेगा। 0.1 इंटू 248 उसका मास है, लेकिन जो यील्ड है वो 0.75 है, यानी कि ये 0.75 यानी 3/4 से और मल्टीप्लाई कर देना, 24 का लगभग 3/4 आ जाएगा 18 के आसपास। ये 0.1 मोल हो गया, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 0.1 मोल होगा, उसका मोलर मास 248 है। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो यहां बताया हुआ है आपको, पीछे चले गए, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका 248 मोलर मास है, तो यहां से हम इसको पूरा कर सकते हैं। देख रहे हैं, यह थोड़ा बहुत निश्चित ही तौर पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच का क्वेश्चन है, इसको इजी बिल्कुल नहीं कह सकते हम लोग, कैलकुलेशन भी है, रिएक्शन भी मालूम होनी चाहिए, तो ठीक ठाक प्रश्न है, और गुणे भाग भी है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिडक्शन विद कोक SnO2 कैसेटेराइड समझते हो ना, अपने आप में टीन स्टोन बोलते हैं इसको, टिन स्टोन प्लस ये कार्बन क्या बनता है, Sn प्लस CO2 बनता है। ये रिएक्शन के लिए मुझसे पूछा है भाई कि मिनिमम टेम्परेचर इसको कब करा सकते हैं। आपको मालूम है ना कि किसी भी प्रोसेस को मैं कराना चाह रहा हूं तो उसके लिए डेल्टा G0 की वैल्यू मेरे को, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव चाहिए, इस शर्त को मैं लगा दूंगा, और मुझे डेल्टा G0 की लिए डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 चाहिए होता है। पूछा है मिनिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शन ऑफ कैसेटेराइट बाय कोक वुड टेक प्लेस, यानी कि मिनिमम वो टेम्परेचर बताइए जब ये रिएक्शन हो पाएगी। मिनिमम टेम्परेचर बताने के लिए हमको सीधी बात है कि डेल्टा H0 चाहिए और T डेल्टा S0 चाहिए, तभी हम इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो बता सकते हैं, है ना। ये वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए तभी तो होगा ना। उम्मीद है सभी बच्चों ने ये अपने जीवन में पहले भी जाना और सुना है कि डेल्टा G0 की वैल्यू लेस देन 0 होने पर ही यह संभव होता है। यानी मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं कि स्वतः होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 शुड बी ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन का उपयोग कर लूं क्योंकि ये डेल्टा G0 के बराबर है और वो 0 से कम होना चाहिए। अब डेल्टा H0 निकालो इस रिएक्शन का और T डेल्टा S0 निकालो, उसके लिए सारी रिक्वायर्ड कंडीशन आपको दे रखी है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेना। इसका मुझे डेल्टा H0 रिएक्शन यदि पता करना है तो कार्बन के लिए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 ही हो जाएगा, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, पर ध्यान रखना फॉर्मेशन में ना, तो
यहाँ Sn का भी 0 हो जाएगा, सीधा सीधा CO2 डेल्टा H0 फॉर्मेशन SnO2 ये कर देंगे। आपको उम्मीद है मालूम होगा कि डेल्टा H0 फॉर्मेशन कार्बन और डेल्टा H0 फॉर्मेशन Sn, क्योंकि ये तो एलिमेंटल फॉर्म है, वो 0 होते हैं। ठीक, सो यहां से डेल्टा H0 आ जाएगा। इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा S0 निकालना है तो वो भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकालेंगे। एंट्रोपी तो 0 केवल 0 टेम्परेचर पर होती है, एब्सोल्यूट 0 पर है ना, तो यहां पर सबकी एंट्रोपी लेनी पड़ेगी। सबकी एंट्रोपी आपको दे रखी होगी, ये प्रोडक्ट माइनस क्या कर देंगे, रिएक्टेंट कर देंगे। ध्यान रख लीजिएगा स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर एंट्रोपी 0 नहीं करना है, एंट्रोपी तो 0 केल्विन पे होती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है ऐसा। सब मान दिए हुए हैं, देखिए सारी एंट्रोपी दी हुई है, फॉर्मेशन भी सारे दिए हुए हैं, तो आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। H0 रख देंगे, S नेट रख देंगे तो T का मान आ ही जाएगा। प्रश्न क्या है समझे, स्वतः कराने के लिए बोल रहा है तो ये वैल्यू आपको लेस देन 0 है, यहां से T निकाल सकते हो। H0 चाहिए, S0 चाहिए, H0 और S0 के लिए ये गुणे भाग मैंने आपको बताए हैं, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है IIT वालों का, हमेशा से फेमस रहा है, लगभग सभी जेई लेवल की बुक्स में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। ये एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, शायद आंकड़ों में भी कोई बदलाव नहीं होगा, बहुत सी बुक्स में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोनों पेपर मिला के ये क्वेश्चन है आईटी ने एज इट इज बुक से उठाया हुआ है। कमर्शियल जो लेवल पर बुक्स चलती हैं वहां ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा, बिना डेटा चेंज किए। बाकी सभी प्रश्नों में मेहनत की गई है, इस एक प्रश्न के अलावा ये इन्होंने डेटा चेंज नहीं किए, जहां तक मुझे याद आता है। इसी डेटा के साथ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो भी बुक आप जेई के लिए पढ़ रहे होंगे। देखिए प्रश्न क्या है कि भाई आपको पूछा है कि कितना पीएच चाहिए कि इसको प्रेसिपिटेट होने से बचा सकें हम। तो ZnS आपको मालूम है कि इसका जो KSP मैं लिखता हूं वो मैं ये लिख सकता हूं। यहां से सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा, KSP मुझे दिया हुआ है, डिवाइड बाई जिंक की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.05 दे रखी है। यहां से आ गई सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक बात, यह सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया आपके पास में, इसको कैंसिल करो तो ये 25 आ जाएगा। 25 इंटू 10⁻⁻22 m, ये आ गया आपका सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। अब बात कर रखी है H2S के बारे में। H2S में क्या करेंगे, आपको मालूम है कि इसका जब मैं Ka1 इंटू Ka2 ब्रेक करता हूं, बेटा H2S ब्रेक होकर के क्या बनाता है, 2 स्टेप में ये बनाता है कि नहीं। तो जब मैं इसका K1 इंटू K2 कर दूंगा, उसको मैं H प्लस का स्क्वायर सल्फाइड का स्क्वायर अपॉन H2S करूंगा। अब K1 इंटू K2 10⁻⁻21 दे रखा है आपको, ये आपका 10⁻⁻21 है। H प्लस मुझसे पूछा हुआ है, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन अभी मैं निकाल के लाया 25 इंटू 10⁻⁻22, 25 इंटू 10⁻⁻22, और H2S की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन होगी। H2S ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 0.1 m H2S दे रखा है। सो यहां से यू कैन, ये स्क्वायर आएगा ना, यू कैन फाइंड आउट द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। H प्लस पूछा है या पीएच पूछा है, पीएच पूछा होगा, हाँ आपसे पूछा मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, डायरेक्ट कंसंट्रेशन ही पूछी है तो फिर तो ये डायरेक्टली यहीं से सॉल्व हो जाएगा, है ना। H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं पूछी है तो डायरेक्टली यहीं से ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन टीपा गया, उठाया गया है। बाकी सब क्वेश्चन में कुछ न कुछ मॉडिफाइड किया है। बहुत ही बेहतरीन पेपर IIT ने बनाया है। इस तरह की मेहनत पेपर में जब दिखाई देती है तो पढ़ने का भी मन करता है और पढ़ाने का भी मन करता है। अच्छी मेहनत की गई है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन में भारी कैलकुलेशन भी रखी गई है, कुछ ट्रिकी भी थे। ओवरऑल बहुत बढ़िया पेपर IIT के द्वारा डिजाइन किया गया है। निश्चित तौर पर सभी इस तरह के पेपर बनाने वाले एग्जामिनर हैं, जो पेपर सेटर हैं, सभी की सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Oh shit.
है।